हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम 10वीं क्लास साइंस उसमें पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखते हैं कि भाई अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए कि हम दिन प्रतिदिन ऐसी कई सारी प्रक्रिया या तो फिर ऐसी कोई चीज़ या तो फिर ऐसी कोई घटना होती है जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता है कि ये दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया भी कोई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आपको पता ही है कि भाई दही बनता है, गोरस, वो कैसे बनता है कि भाई दूध के अंदर जब आप छाछ की 2-3 बूंदें डाल दोगे फिर उसमें से दही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दूध और जो छाछ की 2-3 बूंदें है वो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुछ घंटों के बाद उसमें से हमें दही मिलता है। तो ये चीज़ तो आपने सबने देखी ही होगी। दूसरा है लोहे का तवा, तसला, कील को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। हमें पता है कि भाई लोहे को बाहर खुला आप छोड़ दोगे, बारिश की मौसम हो उसमें, और अगर आपने लोहा बाहर छोड़ दिया, कोई भी चीज़ ले लो आप उसमें, तो कुछ दिनों के बाद उसमें धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि लोहा और हवा में ऑक्सीजन जो गैस है वो तो होती ही है, वो दोनों के बीच अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट होती है। तो ये भी चीज़ है। तीसरा है अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर जो हम खाते हैं, आपने देखा होगा कि भाई कुछ दिन रखने के बाद उसमें से धीरे धीरे बास आने लगती है। और आपको ये भी पता होगा कि भाई अंगूर है तो उसमें से भी थोड़ा बहुत अल्कोहल मिलता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा है भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाया जाता है कि कोई भी चीज़ है, रोटी बनाओ या तो कोई भी सब्जी है, तो उसको जब गर्मी मिलेगी तब भी जाके वो भोजन पकता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया तो होती ही है। आगे हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम हमारे शरीर में कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी डालते रहे अंदर, तो हमारा शरीर वो सभी भोजन को पचा लेता है। इसका मतलब हमारे शरीर में भी कहीं ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया ज़रूर होती है। दूसरा है कि हम सांस लेते हैं। हमें ये भी पता है कि हम सांस लेते हैं, कि इसका मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हमने घटनाएं देखी वो सभी घटना कहीं ना कहीं हमारे आसपास होती ही रहती है, और इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब जाके कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है या तो कुछ ना कुछ चीज़ बनती है। ठीक है, तो आगे कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब दो चीज़ जो होती है दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे पहले उसकी प्रकृति, उसकी पहचान, उसके गुणधर्म कुछ और होते हैं, और प्रक्रिया हो जाने के बाद भी उसकी पहचान, उसकी प्रकृति सब बदल जाते हैं।
पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप 9th कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि भाई पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई इसके बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये हम जानते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ, रियल अर्थ है क्या, वो हम कैसे जान सकते हैं। तो देखो एक क्रियाकलाप दिया है कि भाई इसमें क्या है कि भाई एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबिन, मतलब मैग्नीशियम पट्टी एक ली है। अब ये मैग्नीशियम पट्टी को स्पिरिट लैंप से ये जलाते हैं। जलाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें से राख बन जाएगी और राख को एक ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जब प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, मतलब मैग्नीशियम को आप जलाओगे, तब उसमें से ऐसी रोशनी मिलेगी, ऐसी रोशनी निकलेगी तो वो अपनी आँख जो होती है उसको भी बंद कर देगी, इतनी तेज़ रोशनी मिलती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई दहन करते वक्त अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। ठीक है, आगे। तो हम देखते हैं कि भाई मैग्नीशियम को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबिन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। याद रखना, अभी मैंने कहा आपको कि मैग्नीशियम को आप हवा में जलाओगे तो हवा में ऑक्सीजन तो होगा ही, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, जो मैंने अभी कहा है। ठीक है, चलो आगे कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसमें चेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था तो 3 प्रकार की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ है, बर्फ़ को आप बाहर छोड़ दो, सूरज की गर्मी में रखोगे तो ठोस में से वो बन जाएगा द्रव। तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा है रंग में परिवर्तन, मतलब रंग बदल जाता है कई बार। तीसरा है गैस का निकास या तो उत्सर्जन, मतलब कई सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें से गैस का उत्सर्जन होता है, गैस निकलता है। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो 2 तत्व है, गैस है, जो भी है, उसका टेम्परेचर अलग होगा। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। वापस से मैं दोहराता हूँ, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या तो उत्सर्जन, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ठीक है, चलो अब पहला टॉपिक आ रहा है हमारा सिलेबस के हिसाब से है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने ये पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का जब दहन होता है उसकी रिबिन का, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये आप लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे संक्षिप्त रूप में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख पाओगे। तो आप देख रहे हो नीचे
कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, उसमें से मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये संक्षिप्त रूप में है। अब आप ये देख रहे हो कि भाई मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। याद रखना, जिस दो चीज़ों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है हम उसे कहेंगे अभिकारक, और दोनों के बीच अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ मिलता है उसे हम कहेंगे उत्पाद। समझ में आ रहा है? जिन दो चीज़ों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे हम कहेंगे अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नई चीज़ मिलती है हमें, वो होगा हमारा उत्पाद। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिल रहा है वो क्या है? उत्पाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये समीकरण ने आपने देखा है कि भाई अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा कि इसमें तीर लगाया जाता है, और अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है। किसका? योग का। और ये याद रखना कि अभिकारक ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर लिखा जाता है, और उत्पादों उसे दाईं यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। और तीर का सिरा ऑलवेज उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, वापस से मैं दोहराता हूँ, अभिकारक को ऑलवेज लिखोगे आप बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, उत्पादों को आप लिखोगे राइट हैंड साइड। फिर दोनों के बीच एक एरो दिखाया जाता है, और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है जो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे। अब हम रासायनिक समीकरण लिखें कैसे? ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि भाई उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, दोनों के बीच योग को किसे दाईं ओर किसे बाईं ओर, तीर का सिरा किस ओर रखा। तो अब हम शब्दों की जगह, जैसे हमने लिखा अभी कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो हमने शब्द लिखे वो शब्दों के बजाय थोड़ा और संक्षिप्त रूप में, मतलब उसको सूत्रों के हिसाब से अगर उसको आप स्मरण रखो या तो याद रखो तो और भी बेहतर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो Mg+O2 इट गिव्स MgO, शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सूत्र है उसका शॉर्ट फॉर्म Mg, और ऑक्सीजन का है O2। दोनों के बीच अभिक्रिया हो के मिला हमें MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हो गया हमारा उत्पाद। ठीक है, तो ये देखो, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, ऐसा बोला गया। इसमें आप देखो मैग्नीशियम का तो एक है परमाणु, ऑक्सीजन O2 लिखा है ना, इसलिए जो MgO है ना उसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितने अणु परमाणु होती है उतने ही परमाणु या तो अणु राइट हैंड साइड भी होने चाहिए, और यदि नहीं तो समीकरण कैसा कहलाएगा? असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होता नहीं। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। और किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित करने के बाद जो समीकरण होता है उसे हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। और अभी जो हमने 1.2 ये जो लिखा है Mg + O2 इट गिव्स MgO, तो ये मैग्नीशियम। चलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने ये तो कह दिया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भी कई सारे प्रकार आते हैं। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता नहीं, और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। मतलब परमाणु ना तो बाहर जाता है, बाहर से ना तो कोई अंदर आता है, और ना ही बदलता है। वास्तव में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। थोड़ा डीप में समझेगी कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई, मान लो कि दूध और छाछ की 2-3 बूंदों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें से दही बना। तो आप ये सोच रहे होगी कि भाई बाहर से कोई चीज़ आती होगी, नहीं। वास्तव में क्या होता है कि भाई आपस में जो आबंध होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत तेज एकदम फोर्सफुली जो जुड़े हुए हैं, वो टूटकर नए पदार्थों का निर्माण होता है। और परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम जो तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा ना, धातु एवं अधातु, उस चैप्टर में और चौथे चैप्टर में पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई परमाणु ना तो बदलता है, ना तो अंदर से बाहर जाता है, और ना तो बाहर से अंदर आता है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अभिक्रियाओं के प्रकार में हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। कौन सी? संयोजन। चलो, तो क्या करना है कि भाई एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लेना है, फिर उसमें धीरे धीरे जल मिलाना है, और जल आप मिलाओगे, फिर आप टच करोगे, मतलब बीकर को आप छुओगे तो गर्म लगेगा। तो ये क्या चीज़ हुई? तो ये क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही ऐसा होगा। देखते हैं कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, याद रखना बुझे हुए चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ये ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही हम जब भी टच करते हैं तब हमें क्या लगता है? गर्म लगता है। आप उसका रासायनिक समीकरण देखते हो, CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, याद रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब पानी, दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो बना CaOH ट्वाइस, एक्वा मतलब बुझा हुआ चूना। एक दूसरी बात आप याद रखो, अगर S लिखा है रासायनिक समीकरण में तो उसका मतलब सॉलिड, मतलब वो अभी ठोस अवस्था में है। अगर L लिखा है तो उसका मतलब ये कि वो लिक्विड अवस्था में है। और अगर G लिखा है तो इसका मतलब ये कि वो गैस अवस्था में है। और अगर AQ मतलब एक्वा लिखा है तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत पदार्थ दोनों मिक्स है, मतलब पानी की बूंदे है या तो भाप है। ओके, चलो आगे।
तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। याद रखना है आपको, अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और आपके नॉलेज के लिए यह बता दूं कि बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग हम दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? निर्माण। आप जब भी सफ़ेदी करोगे उसके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक। आप देखोगे कि 1-2 दिन के बाद दीवारें चमकने लगती है। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है इसलिए। और सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही मतलब CaCO3 ही है। याद रखना है, रासायनिक समीकरण लिखा है CaOH ट्वाइस CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है। ये तो अभी सिर्फ हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है और कई सारे एग्जाम्पल है जो संयोजन अभिक्रिया हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, कोयले का दहन, कोयला मतलब C+O2, दोनों जब मिलेगी तब मिलेगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कोयले का दहन। फिर आप देखोगे कि भाई H2 और O2 से जल का निर्माण मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या बनता है? पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने के बाद हमें मिलेगा पानी। हमने कहा था कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, तो देख सकते हो आप, हाइड्रोजन है वो गैस अवस्था मतलब G, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था मतलब G, लेकिन H2O पानी होता है वो कौन सी अवस्था में मिलता है हमें? द्रव। इसका मतलब यहाँ पे अवस्था में चेंजेस हुआ है। सरल शब्दों में हम इतना कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप इतना याद रखो, 2 या 3 जितने भी अभिकारक हो, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ या तो एक ही उत्पाद अगर मिल रहा है आपको तो वो आपकी होगी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अभी हमने देखा था कि भाई जब पानी डाला था हम कैल्शियम कार्बोनेट में तब ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, मतलब गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या था कि भाई अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया के साथ उत्पाद तो बनता ही है, लेकिन अगर आपको ऊष्मा भी मिल रही है तो वो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दी है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन।
तो प्राकृतिक गैस का दहन देखो, यहाँ प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन CH4, तो उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करोगे तो देखो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब पानी और मिलेगी आपको ऊर्जा। देखो यहाँ पे हो रहा है, तो ये होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम जो सांस लेते हैं, सांस का लेना छोड़ना, क्या वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? उसके बारे में आपको सोचना है और मुझे बताना है, ठीक है। चलो आगे। हमें पता है कि भाई हमें अगर जीवित रहना है तो ऊर्जा की आवश्यकता तो होती ही, और यह ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से। पाचन क्रिया के समय क्या होता है कि हम जो भी पदार्थ खाते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड। ये 3 चीज़ में आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें मिलता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर क्या प्रदान करता है? ऊर्जा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, उसमें से ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तब जाके मिलेगी ऊर्जा। नीचे उसका रासायनिक समीकरण दिया है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिलेगी ऊर्जा। तो इससे यह साबित हो गया कि भाई हम जो श्वसन करते हैं उसमें वो भी कहीं ना कहीं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। याद रखना, मोस्ट IMP आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब कंपोस्ट मतलब आप खेत में जो खाद डालते हैं ना, तो वो शाक और सब्जियों का विघटित मतलब उसको सड़ने देना है। सड़ने देने के बाद कब कंपोस्ट बनता है तब उसमें से गर्मी निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, याद रखनी है, और सिलेबस में जो भी है उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ बोर्ड में मोस्ट IMP है। एक मार्क्स में कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, या तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई संयोजन अभिक्रिया सविस्तार समझाइए। तो आपको ये सब लिखना भी पड़ेगा और रासायनिक समीकरण भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ओके, थैंक यू।